हेलो फ्रेंड्स, हमने राउट्स लॉ देखा है फॉर बोथ वोलेटाइल कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, और ऐसे ही बोल सकते हैं फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। और हम ऐसा सोचते हैं कि लिक्विड जो होता है ना वो वोलेटाइल होता है, और उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। यदि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो इस टॉपिक आज जो पढ़ा रहा हूँ अभी इस लेक्चर में, वीडियो में, वो पहले जो पढ़ाया था ना उससे बहुत इजी है। यदि वो समझ में आ गया तो ये इसके साथ आपको सब कुछ बहुत इजी लगेगा, और सिर्फ 2 पॉइंट नए हैं, बाकी सब कुछ पुराना ही है। तो देखो, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, मतलब लिक्विड सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूट है, वो सॉलिड है, सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, और सॉल्यूट है वो सॉलिड है। तब हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, मतलब सॉलिड सॉल्यूट प्रेजेंट इन, और बोल सकते हो डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट। जब भी हम लिक्विड सॉल्वेंट में कुछ सॉलिड सॉल्यूट याद करते हैं, लाइक ग्लूकोज ऐड किया, डिसॉल्व किया, सुक्रोज डिसॉल्व किया, यूरिया डिसॉल्व किया, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। तो देखो, व्हेन सॉलिड्स लाइक सॉल्ट NaCl, ग्लूकोज, यूरिया आर डिसॉल्व इन लिक्विड्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स आर ऑब्टेन, मतलब हम लिक्विड सॉल्वेंट में यदि हम सॉलिड सॉल्यूट ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा सॉलिड्स इन लिक्विड सॉल्यूशन। लेकिन ऐसे सॉल्यूशन जो बनते हैं इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सॉल्वेंट। तो देखो, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉल्यूशन आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज होगी। अब देखो क्यों ऐसा होगा। देखो, हमने जो सॉल्वेंट लिया है, लिक्विड सॉल्वेंट, वो वोलेटाइल है, और जो सॉलिड सॉल्यूट लिया है ना वो नॉन वोलेटाइल है। जो वोलेटाइल होता है उसकी टेंडेंसी होती है टू कन्वर्ट इन लिक्विड, और जो नॉन वोलेटाइल है इसकी टेंडेंसी वेपर में कन्वर्ट होने की नहीं होती है। अभी देखो, यदि मैंने सॉल्यूशन लिया है ये, ओके, तो इसमें सॉल्वेंट होगा वो वेपर में कन्वर्ट होगा, लेकिन सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है तो वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो देखो, वेपर में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, समझो अभी हमने सॉल्यूशन ले लिया है, मैंने यहां पे सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन में है सॉल्वेंट है लिक्विड, वो वोलेटाइल है, देखो सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। ओके, तो सॉल्वेंट वोलेटाइल है तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसकी वेपर बन जाएगी, लेकिन सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो उसकी वेपर नहीं बनेगी। तो बताओ, वेपर प्रेशर किसके वजह से है? ड्यू टू सॉल्वेंट। तो देखो, इफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन बनाने के लिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट डिपेंड्स ओनली अपॉन द सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि सॉल्यूट जो है वो तो नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो उसकी वेपर बनेगी ही नहीं, यदि उसकी वेपर बनेगी ही नहीं तो उसका वेपर प्रेशर ही नहीं होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन इज डिपेंड्स अपॉन ओनली सॉल्वेंट। याद रखना, फिर से देख लो, यहां पे मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया है, ओके, तो समझो, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिपेंड्स अपॉन द, मतलब समेशन ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। अब देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्यूट है
वो तो नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो उसकी वेपर बढ़ेगी ही नहीं। यदि वेपर ही नहीं होगी तो वेपर का प्रेशर भी नहीं होगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, जीरो। तो सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो इस थियरी के लिए ए पॉइंट याद रखें, टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं है, मेंशन नहीं है, लेकिन जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो याद रखना। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ओनली अपॉन द सॉल्वेंट, और मैं तो बोलता हूं दोनों सेम ही होंगे, वो टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया है। तो याद रखना, जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल सॉल्वेंट पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, उसकी वेपर बनेगी ही नहीं। तो एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया, वो याद रखना। अब दूसरी चीज याद रखना, मेरे पास सॉल्वेंट है, क्या प्योर सॉल्वेंट, इसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके जब सॉल्यूशन बनाता हूं ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो बताऊं, वेपर प्रेशर जो होता है ना, वो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में यदि सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। क्यों? देखो, यदि मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्वेंट के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो हम बोलेंगे प्योर सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट जो है वो कैसा नेचर में है, वोलेटाइल नेचर है। तो सॉल्वेंट का वोलेटाइल नेचर है, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, टू कन्वर्ट इनटू वेपर। तो नॉर्मली सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो सरफेस मॉलिक्यूल एस्केप हो जाएंगे फ्रॉम द सरफेस इनटू वेपर फेस। तो सरफेस पे सब सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, तो सरफेस पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट होगा। और ये लोग अपनी सरफेस छोड़ के वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन जब इसमें मैं सॉल्यूट ऐड करता हूं, जब इसमें मैं क्या ऐड करता हूं, सॉल्यूट ऐड करता हूं, और अब जब इसमें मैं सॉल्यूट ऐड करता हूं तो जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट कैसा होता है, सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। यदि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है मतलब वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। अब देखो क्या होगा, यदि मैं सॉल्वेंट में यदि मैं सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में यदि मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके जब सॉल्यूशन बनाता हूं, तो अब क्या होता है, अब सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी होंगे और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी होंगे। पहली बात समझिए, जब सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट था तो सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे। लेकिन सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन में सरफेस पे सॉल्यूट भी होंगे और सॉल्वेंट भी होंगे। मतलब सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम होंगे। देखो यहाँ पे ऐसा देखना नहीं चाहिए, लेकिन आपको एग्जांपल दे रहा हूं। सरफेस पे यहाँ पे कितने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने हुए, 3। अब देखो सॉल्वेंट मतलब सरफेस, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पे कम हो जाएंगे। ओके, अब देखो यदि यहाँ पे सरफेस की बात करो तो ये सॉल्वेंट है, वो वोलेटाइल है, तो वेपर में कन्वर्ट होना चाहेगा। ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। ये वेपर में कन्वर्ट, वोलेटाइल है सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट नहीं होगा, ये सॉल्वेंट वेपर में कन्वर्ट होगा। तो यदि ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन देखो क्या होगा, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट में सब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम होंगे। समझा गया, क्योंकि सरफेस पे सॉल्वेंट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे सॉल्वेंट है, यहाँ पे सरफेस पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों है। मतलब सरफेस पे अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम है, तो ये एस्केप करके वो ऊपर जाने का नंबर भी क्या होगा, डिक्रीज। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऊपर जा सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे। मतलब सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन में वेपर कम बनेगी। यदि वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो हम क्या बोलेंगे, देखो, this vapor pressure of solution at a given temperature, the vapor pressure of the solution at a given temperature is found to be lower
than the vapor pressure of the pure solvent at the same temperature. मैंने बता दिया, the vapor pressure of the solution at a given temperature is found to be lower than the vapor pressure of the pure solvent. तो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का लो वेपर प्रेशर कम होगा. क्यों? तो दिस डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर अकर बिकॉज इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन द सरफेस एज बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. देखो सॉल्वेंट में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, लेकिन सॉल्यूशन में सरफेस पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों पार्टिकल होंगे. thereby the fraction of the surface covered by the solvent molecule get reduced. यहाँ पे सॉल्वेंट ने जो एरिया कवर किया है सरफेस के फ्रैक्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल, ऐसे देखा नहीं जाता, एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ. यहाँ से 6 पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं. यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 मतलब कम हो जाएगा. तो देखो therefore the number of solvent molecule escaping from the surface is reduced. सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन में सरफेस छोड़ के वेपर फेस में जाने के नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे. मतलब वेपर कम होगी, वेपर कम होगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा. एक पहली चीज याद कर लेना, क्या याद कर लेना, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is lower than the vapor pressure of pure solvent if non-volatile solute is added in the solution. याद रह जाएगा. तो अभी तक मैंने जो भी करवाया ना, इनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है. The vapor pressure of solution is lower than solvent. अब जो वेपर प्रेशर कम होगा, हम बता देते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ. ये वेपर प्रेशर कम क्यों होता है? सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते ना, इसलिए. तो डिक्रीजिंग वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द सॉल्यूट, लेकिन सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है. सॉल्यूट कोई भी हो चलेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे. किस पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी. यदि मैंने सॉल्यूट कम ऐड किया तो सरफेस पे सॉल्यूट कम आएगा. यदि मैंने सॉल्यूट का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो सरफेस पे सॉल्यूट क्या आएगा, ज्यादा आएगा. मतलब द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर. यदि मैं 1 मोल ग्लूकोज ऐड करता हूं, 1 मोल सुक्रोज ऐड करता हूं, 1 मोल यूरिया ऐड करूंगा, यदि मैं 1 मोल ऐड कर रहा हूं तो क्वांटिटी क्या है, सेम. तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज ऑल्सो सेम. वो किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे. मैंने ग्लूकोज ऐड किया 1 मोल या 1 मोल सुक्रोज ऐड किया या 1 मोल यूरिया ऐड किया, उस पे डिपेंड नहीं करता है. तो देखो, द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं ना, उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट. सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा. तो इतना लिखना है. तो यहां से एक क्वेश्चन में नॉर्मली एसक्यू एमसीक्यू आता है. तो पहला क्वेश्चन, यदि सॉल्वेट लिक्विड में यदि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा. तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन ओनली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. क्यों सिर्फ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, बिकॉज सॉल्यूट तो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है. नॉन वोलेटाइल है तो वेपर बनेगी नहीं, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, 0. डिपेंड्स ओनली प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. तो ये याद रखना, टेक्स्ट बुक में इस तरह नहीं लिखा, इतना अच्छी तरह नहीं लिखा. दूसरा, जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करके जब सॉल्यूशन बनाते हैं ना, वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा. वो किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगा. इनमें से इतने एसक्यू एमसीक्यू आ सकते हैं. तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, किस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं वो देख लो. चलो देखते आगे. राउट्स लॉ, नेक्स्ट क्वेश्चन. राउट्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. यदि किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसके लिए राउट लॉ बताओ. अब राउट लॉ किसी भी सॉल्यूशन के लिए सेम ही है.
हमने राउट लॉ क्या पढ़ा था? द वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट। वही है, देखो वोलेटाइल जो हमने पढ़ा था वही। फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच volatile component in the solution, the partial vapor pressure of each volatile component in solution is directly proportional to its mole fraction in liquid phase, मतलब in solution। तो मालूम है ना आपको राउट्स लॉ। तो किसी भी सॉल्यूशन के लिए राउट्स लॉ क्या है? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो देखो मेरे पास सॉल्वेंट है वोलेटाइल, कंटेनिंग लिक्विड है तो वोलेटाइल ही समझ लेना, और सॉल्वेंट ऑलवेज वोलेटाइल होता है। कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड, सॉलिड नॉन वोलेटाइल है। तो देखो, तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट कैसा है? वोलेटाइल है। तो वो देखो अकॉर्डिंग टू राउट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction. The partial vapor pressure of solvent in solution is directly proportional to its mole fraction of solvent. यदि मैं solvent को component 1 बोलता हूँ और solid को component 2 बोलता हूँ, तो in place of solvent 1 लिख दो तो क्या होगा? P1 proportional to X1। अब मुझको proportional निकाल और in place of proportional मुझको equal करना है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या ऐड करना पड़ेगा? तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हमने देख लिया है कि उसके जो प्योर फॉर्म में हो ना वो लिख दो। तो P1 इज इक्वल टू P10। तो P10 क्या है? द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। P1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। P10 वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। तो यहां तक किसी को डाउट है? समझ में आ गया? राउट्स लॉ ही है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो मेरे पास लिखा हुआ है P1 इज इक्वल टू P10 इंटू X1। अब मुझको ग्राफ प्लॉट करना है। तो वेपर प्रेशर अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन का ग्राफ प्लॉट करना। तो याद रखना वो यहां पे लिखा ही था। चलो देखो, अब हम वेपर प्रेशर अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। यहां पे मैंने कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट ले रहा हूं, X1 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से जैसे जैसे आगे जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन X1 की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और यहाँ पे X1 की वैल्यू होती है 1। ये मोल फ्रैक्शन की हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है? 1, इससे ज़्यादा तो नहीं होती है। और वेपर प्रेशर यहाँ पे 0 है, ऊपर जाएंगे तो वेपर प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, इफ X1 इज इक्वल टू 0, तो ए पॉइंट पे X1 इज इक्वल टू 0 होगा तो प्रेशर कितना होगा? इफ X1 इज इक्वल टू 0, पुट वैल्यू ऑफ X1 इज इक्वल टू 0 हियर, तो क्या हो जाएगा? P1 इज इक्वल टू P10 इंटू 0। मतलब कितना प्रेशर हो जाएगा? 0। तो वो पॉइंट कौन सा है? ये रहा। अब देखो, इफ X1 इज इक्वल टू 1, ए पॉइंट पे बात करो, X1 is equal to 1. Put X1 is equal to 1 here. P1 is equal to P10 into 1. P1 is equal to 2. तो अब X is equal to 1 होगा तो वेपर प्रेशर कितना होगा? P10। तो समझ लो यहाँ पे P10 है। इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर पे ड्रॉ करना है तो करो, नहीं करेगा तभी चलो। अब देखो y एक्सिस पे क्या है? वेपर प्रेशर। y एक्सिस पे वेपर प्रेशर, x एक्सिस पे क्या है? मोल फ्रैक्शन। हम
कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मतलब स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यहां पे देखो c क्या है, y इक्वल टू क्या है वेपर प्रेशर, x क्या है मोल फ्रैक्शन, इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट मतलब c कुछ नहीं लिखा तो प्लस जीरो समझो, मतलब जीरो पे इंटरसेप्ट होता है, मतलब a जीरो मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मतलब स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ पे c की वैल्यू जीरो है तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स मतलब क्या होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तुमको क्या मिलेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, x1 इज इक्वल टू जीरो ए रहा पॉइंट, x1 इज इक्वल टू 1 पे ए रहा पॉइंट, वो दोनों को हम कनेक्ट करके स्ट्रेट लाइन बना दे तो ये बन गया स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसके लिए हमको वेपर प्रेशर की ये स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब मैं बोलता हूं कि वेपर प्रेशर सबसे कम लोएस्ट वैल्यू कितनी होगी, जीरो। देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर है जीरो, हाईएस्ट कितनी होगी इतनी, P10 जीरो, P10 जीरो मतलब क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो किसी भी सॉल्यूशन हम बनाते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके, तब ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहाँ, इसकी रेंज क्या होगी, लोएस्ट मिनिमम रेंज क्या होगी जीरो और मैक्सिमम रेंज होगी P10 जीरो। P10 जीरो मतलब क्या हो याद रखना वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट और स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो याद रखना बहुत इजी है थियरी, इतने सारे न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह किए हो, राउस लॉ की वो थियरी अच्छी तरह कर ली हो तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। फिर एक बार लिख देते हैं राउस लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो पहले राउस लॉ लिखा है वो तो पहले पढ़ ही चुके हम, वही राउस लॉ लिख दो आपने पहले जो लिखा है वो। The partial pressure of any volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction in solution. अब देखो तो partial pressure of solvent, partial vapor pressure of solvent is directly proportional to its mole fraction of solvent. P solvent P1, P1 क्या है vapor pressure of the solvent, X1 क्या है mole fraction of the solvent in the solution। ये proportional निकालना है, इक्वल कर दो proportionality constant P10 जीरो क्या है the vapor pressure of the pure solvent, प्योर फॉर्म में होता है, उसको हमने कंपेयर किया अभी y इज इक्वल टू एम एक्स मतलब ग्राफ प्लॉट किया तो स्ट्रेट लाइन मिलती है। लोएस्ट वैल्यू क्या होगी जीरो, हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी P10 जीरो, बस ये याद रखना। तो पहले हमने राउस लॉ देखा था, इसमें सॉल्यूट लिक्विड था, ये राउस लॉ देखा इसमें सॉल्यूट था सॉलिड। अब देखते हैं सॉल्यूट जो होता है ना वो गैस होता है, सॉल्यूट गैस होगा तो क्या होगा। तो देखो राउस लॉ, एक पहले एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन टेम्परेचर। आपको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर गिवन है मतलब P0H2O 12.3। Calculate the vapor pressure of 1 molar solution of a solute in it. Calculate the vapor pressure of a 1 molar solution of a solute. तो अब देखो 1 molar solution of a solute, उसका मीनिंग क्या होता है? 1 molar solution of a solute, it means that 1 mole solute present in 1000 gram of solvent. उसका मीनिंग क्या होता है बोलो? 1 mole solute present in 1000 gram of solvent. 1 mole solute present in 1000 gram of solvent. तो solute plus solvent is equal to solution. अब देखो इतना समझ में आ गया। 1 mole solution of a solute, 1 mole solution of a solute, it means 1 mole of solute present in 1000 gram of solvent. Solute plus solvent is equal to solution. तो देखो the vapor pressure of pure water is given, तो solvent है water, solute तो कौन है 1 mole water है, उसका vapor pressure आपको given, the vapor pressure of pure water is 12.3 किलो पास्कल मतलब P0 water 12.3 किलो given। 1 mole solute present in 1000 ग्राम of solvent मतलब solvent का मास कितना है 1000 ग्राम, मास 1000 ग्राम, मोलर मास कितना है 18 मोल। कैलकुलेट कर ले तो बोलो solute का मोल given है कितना है 1 मोल,
वन मोलर सॉल्यूशन, तो वन मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग निकाला, तो वन मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, वन मोल सॉल्यूट। वन मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, वन मोल सॉल्यूट। हम बोलेंगे वन मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम, मतलब उसका मोल निकाल दिए 55। जब भी आपको वेपर प्रेशर पे न्यूमेरिकल्स होना तो मोल फ्रैक्शन तक चले जाओ, तो मोल चले गए, मोल फ्रैक्शन टोटल मोल, टोटल मोल मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट के मोल कितने हैं 1, वाटर के मोल कितने हैं 55.5, दोनों का समेशन कर लिया 56.5। अब देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा, मोल ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल। मोल ऑफ वाटर क्या है 55.55 अपॉन टोटल मोल क्या है 56.55, कितना हो गया 0.98 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब देखो आपको क्या कैलकुलेट, द वेपर प्रेशर ऑफ ए 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट इन, आपको सॉल्यूट बताया नहीं गया है कौन सा है, तो बाय डिफॉल्ट समझ लेना ये जो सॉल्यूट है ना वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। जब आपको सॉल्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो, ये जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट वोलेटाइल सॉल्यूट है या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉलिड है या लिक्विड है, हम सोचते हैं कि सॉलिड सॉल्यूट है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। यदि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये याद रखना, बाय डिफॉल्ट हम सोच लेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। और जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है तो हमको मालूम है P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P सॉल्वेंट, मालूम है ना हमको। तो हमको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, मतलब सॉल्वेंट का निकाल देंगे, तो क्या होगा बोलो, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, वाटर, तो प्रेशर ऑफ वाटर इज डायरेक्ट, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। PH2 इज इक्वल टू, यदि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालना तो यहाँ पे जो है उसके आगे 0 लगा दो। चलो P0 H2 गिवन है प्रॉब्लम में 12.3 किलो पास्कल, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 हमने निकाला 0.983, कैलकुलेशन करो मिल गया पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। पार्शियल प्रेशर ऑफ जो H2 मिला वही क्या होता है सॉल्यूशन का, तो आंसर यही आएगा 12.0। इजी है बहुत, तो डाउट हो तो बता देना, इतनी प्रैक्टिस की है ना बहुत अच्छी है। अब आगे देखते हैं राउट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। अभी तक हमने जो राउट्स लॉ देखे वो किससे थे, पहले राउट्स लॉ हमने लिखा कि लिक्विड सॉल्यूट है इन लिक्विड सॉल्यूट, बाद में देखा सॉलिड सॉल्यूट इन ए लिक्विड सॉल्यूट, अब देखते हैं गैसियस सॉल्यूट इन ए लिक्विड सॉल्यूट। तो जो यहाँ पे सॉल्यूट है वो सॉल्यूट गैसियस है। जब गैसियस सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके जब सॉल्यूशन बनाते थे तो वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन इज गिवन बाय राउट्स लॉ। राउट्स लॉ क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, पढ़ा ना। किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट, गैस वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। आपको ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं लिखना है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख दिया। गैस हम बोलते हैं गैस कंपोनेंट 1 है, या कंपोनेंट I लिख दो, चलो तो क्या होगा Pi इज इक्वल टू Pi0 इंटू एक्स। बोलो इसमें कुछ डाउट है? जब भी गैसियस सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्यूट में डिसॉल्व कर जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट गैस इन ए सॉल्यूशन इज गिवन बाय राउट्स लॉ दिस फॉर्म। अब देखो जब लिक्विड सॉल्वेंट को गैसियस सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो मैंने आपको बताया था जब भी हम गैसियस सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्यूट में डिसॉल्व करते हैं तो हेनरी लॉ याद आया। गैसियस सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है हेनरी लॉ। तो देखो तो गैसियस सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए गिवन सॉल्यूशन इज गिवन बाय हेनरी लॉ। हेनरी लॉ भी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे इन प्लेस ऑफ प्रोपोर्शनल क्या होता है इक्वल, और कौन होता है हेनरी कांस्टेंट। तो इसको कंपेयर करो, तो जब दोनों को हम कंपेयर करते दोनों आइडेंटिकल है। देखो राउट्स लॉ क्या बताता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। और हेनरी लॉ भी क्या बताता है,
partial pressure of gas is directly proportional to mole fraction of gas. तो दोनों लो राउट्स लॉ एंड हेनरी लॉ बोथ आर आइडेंटिकल. डिफरेंट क्या है, यहां पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट P0 गैस है और यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है हेनरी कांस्टेंट गैस. सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिफरेंट है, वरना बोथ लॉ आइडेंटिकल है. देयरफॉर हम बोल सकते हैं राउट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ. अब राउट लॉ हेनरी लॉ जैसा ही हो जाता है जब गैसियस सॉलिड को डिसॉल्व करते, तो राउट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ. तो मेन चीज क्या याद रखनी है एसक्यू एमसीक्यू के लिए है. देखो मैं बोलता हूँ, जब भी अब देखो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखो, जब भी गैसियस सॉलिड को लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व कर जब सॉल्यूशन बनाता है तो वेपर प्रेशर के लिए कौन सा लॉ, तो याद रखना यदि वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो राउट्स लॉ, और जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो हेनरी लॉ. तो याद रखना वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो कौन सा लॉ होगा, राउट्स लॉ. तो जब भी गैसियस सॉलिड को लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व करके जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो फॉर ए वेपर प्रेशर हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, राउट्स लॉ, और फॉर ए सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस के लिए हेनरी लॉ. दोनों लॉ देख लो सेम ही है. देयरफॉर राउट्स लॉ एंड हेनरी लॉ बिकम आइडेंटिकल. दोनों सेम ही बताते हैं. पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस गैस. दोनों आइडेंटिकल है, बट एक्सेप्ट क्या डिफरेंट है, दे आर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट. यहाँ पे P0 गैस है और यहाँ पे KH, वो दोनों क्या है, डिफरेंट है, बस इतना ही चेंज है. therefore we can say that Raoult's law as a special case of Henry law. यहाँ से MCQ एग्जाम के लिए आएंगे, उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स होता है या दूसरी जो थियरी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. इतना कर लो.